Indian National Congress wants to speak about. Mr. Pranav Jha ji, please. थैंक यू चंदन बाबू সবাই কে স্বাগত আর সবাই কে ধন্যবাদ In my many years of experience with media, I know the best press conference is the one which ends in less than 10 minutes. 5 minutes of sumo moto and then a question. Unfortunately, this is a subject where sumo moto would not be more than 5 minutes unless I take you into the intrigue of maze of information and for the benefit of those who understand Hindi, English and Bangla. I have the press release in Bangla and English. So I thought I would speak in Hindi. मैं हिंदी में बोलता हूँ, अंग्रेजी में प्रेस रिलीज है और उसका तर्जुमा और बांग्ला में भी है। साथियों, पिछले 9 साल में अगर इस सरकार की क्रियाकलापों को आप देखें तो आर्थिक बदहाली, 45 सालों की सबसे अधिक बेरोजगारी, सबसे अधिक महंगाई, इनफैक्ट जो लेटेस्ट क्वार्टर है रिटेल इन्फ्लेशन का, उसने भी आरबीआई को निराश किया है। इनइक्वालिटी इन इनकम ऑक्सफैम का रिपोर्ट है। इस सब के बावजूद एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा व्यवसायी है, और मैं एक बात बोलना भूल गया कि कोविड के पहले लगातार 6 क्वार्टर में गिरती जीडीपी 2019 के फर्स्ट क्वार्टर से, इस सब के बावजूद एक व्यवसायी है जिसका मार्केट वैल्यू $7 बिलियन था 2014 में, वो 2022 में $147 बिलियन हो गया, 2000% इंक्रीज के साथ। हमारे नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने, खास करके राहुल गांधी, बार बार हम दो हमारे दो की बात करते रहे। तो जब इनके संबंध में एक विदेशी रिपोर्ट सामने आई तो हमें आश्चर्य नहीं हुआ। वैसे हम सबसे प्रमुख विपक्ष पार्टी होने के नाते विदेशी रिपोर्ट्स को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। हम अपनी जानकारी और जो डोमेस्टिक मीडिया है उनकी रिपोर्ट्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं। पर जो रिपोर्ट में बातें सामने आई वो नई नहीं थी, वो वही बातें थी जो हमारे नेता पहले पूछते रहे थे, जो पहले सवाल उठते रहे। और संयोग से संसद का सत्र चल रहा था। उस सत्र में राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मोदी जी से कुछ सवाल पूछे। उन्होंने ये पूछा कि मोदी जी, आप ये बताइए कि जब आप विदेश जाते हैं तो आपके साथ अदानी जी कितनी बार ये आपके साथ गए, या फिर आपको उन्होंने उस ट्रिप पर ज्वाइन किया? आप ये बताइए कि कितनी बार आप जब विदेश जाते हैं आपके लौटने के बाद इमीडिएटली अदानी जी वहां जाते हैं? तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि मोदी जी ये बताइए कि जब आप वहां से लौट के आ जाते हैं तो इमीडिएटली कितनी बार अदानी जी को उन देशों में व्यवसाय मिला, बिजनेस मिला? और चौथा सवाल जो उन्होंने पूछा कि मोदी जी ये बताइए कि अदानी जी आपके संगठन को, भाजपा को कितना चंदा अब तक दिया है उन्होंने?
इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स की मदद से और ऐसे सामान्य समय होता तो इन सवालों का जवाब होता, लेकिन जो हुआ आप सब जानते हैं कि उन सवालों का जवाब देने के बजाय उन्हें एक्सपंज कर दिया गया, उन्हें मिट्टी में दबा दिया गया। प्रश्न तो प्रश्न है, वो रहेंगे, आपके जहन में भी रहेंगे। यहां एक बात रेखांकित करना चाहता हूं, अंडरलाइन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को किसी व्यवसायी से कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। अगर कोई आदमी परिश्रम से, मेहनत से, श्रम से काम करता है, मुनाफा कमाता है, तो कोई आपत्ति नहीं। अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से अपने धंधे को दिन दूना रात चौगुना करता है, अगर वो सरकार की मदद से गैर कानूनी तरीके से अपने धंधे को बड़ा करता है, तो ये चिंता की बात है, क्योंकि इसमें कटघरे में भारत सरकार है और प्रधानमंत्री स्वयं हैं, क्योंकि उनके संबंध हैं जो कि बहुत पुराने हैं अदानी समूह से। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से उनके संबंध हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इन प्रश्नों को जनता के तक लेके जाना था। इस वजह से आज पूरे देश में मेरे मित्र ने 23 कहा, लगभग 25 राजधानियों में जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो रहा है और हर जगह हम यही सवाल पूछ रहे हैं, यही जानकारी लेकर के गए हैं। और यहाँ आने का भी आशय ये था कि हम आपके माध्यम से जनता तक अपनी बात को लेकर के आए। और जो बातें हमने कही हैं कि वो व्यवसायी के ऊपर आरोप है कि उसने अपने शेयरों को बढ़ाने के लिए शेयर कंपनीज का इस्तेमाल किया, उस व्यापारी ने अपने कंपनी में निवेश करने के लिए राउंड ट्रिपिंग का उपयोग किया। तो जब ऐसे आरोप लग रहे हो तो क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? लेकिन दुख की बात है कि इन्वेस्टिगेशन तो दूर की बात, कोई संसद में तो ऐसे हाई तौबा मचाया गया कि जैसे सीधे राष्ट्रपति पर हमला ही बता दिया गया। बहरहाल इस पूरे मुद्दे से जनता का सरोकार कैसे है, मैं आपको ये बताऊं एक पंक्ति में कि सिर्फ जनवरी के महीने में जितना निवेश LIC ने अदानी की कंपनी में किया है, उसमें से हर निवेशक का 1250 रुपए का नुकसान सिर्फ जनवरी के महीने में हुआ है। 30 करोड़ खाताधारकों को अगर हम माने LIC के, और अगर लगभग 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है वैल्यू गिरने के बाद, तो हर एक आदमी का लगभग 1250 रुपए का नुकसान हुआ है। मैं बहुत थोड़े समय में जो प्रमुख आरोप हैं अदानी समूह पर और सरकार की साठगांठ पर, डिटेल आपके पास प्रेस रिलीज में है कि कैसे एक कंपनी को अचानक 2019 के बाद देश के सबसे बड़े 6 एयरपोर्ट दे दिए जाते हैं। क्योंकि जो कानून था इस देश में 2006 तक, खास करके जब हम मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें, 2 कंपनीज थी, GMR और GVK, जिसमें GMR लोएस्ट बिडर थी। इसके बावजूद कि मोनोपोली ना हो, इसके बावजूद इस वजह से कि एक कंपनी की एक हेल्थी कंपटीशन बना रहे, इस वजह से किसी एक व्यक्ति को एक ही एयरपोर्ट दिया गया। लेकिन इस नियम को किनारे रखकर 2019 में अदानी को 6 कंपनीज हैं, एयरपोर्ट वाले सेक्शन में आप देखिएगा, बुलेट सेकंड पे, तो 6 कंपनी को दे दिया जाता है। और ये तब जबकि नीति आयोग का खुद का ऑब्जर्वेशन है, नीति आयोग कहती है a bidder lacking sufficient technical capacity could jeopardize the project and compromise the quality of services। ये नीति आयोग की ऑब्जर्वेशन है। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वो कहता है कि no more than 2 airports be awarded to a single bidder to reduce the risk and to facilitate competition। इसके बावजूद क्या होता है, एक आदमी को 6 एयरपोर्ट दे दिया जाता है। क्यों? क्या रिश्ता है? कौन है मोदी जी अदानी जी के?
ये प्रश्न है, ये प्रश्न जनता को समझने होंगे कि प्रधानमंत्री जो कि ईमानदारी का लवादा ओढ़ते हैं और अपने आप को ईमानदार बताते हैं, ऐसे आपको एक एक सेक्शन में जाएंगे। उसी तरह एयरपोर्ट पे एक जो जीवीके कंपनी की बात की, जिनको मुंबई एयरपोर्ट इनके पास था और अदानी जी 2019 में इस एयरपोर्ट को खरीदना चाहते थे। जीवीके का रिएक्शन क्या होता है कि वो कोर्ट चली जाती है इस स्टेक खरीदने के अगेंस्ट कि हम ये नहीं करना चाहते। उसके बाद क्या होता है, अगले साल अगस्त के 2020 में सीबीआई और ईडी की रेड होती है और उसके 1 महीने बाद ही जीवीके इस एयरपोर्ट को बेच देती है। तो कुछ अजीब नहीं लगता कि आखिर क्या प्रेशर है। और जो सीबीआई ईडी का रेड हुआ था अगस्त 2020 में, उस रेड का रिपोर्ट क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा, ये भगवान को पता है, या फिर आप पता करेंगे तो पता लगेगा। उसी तरह पोर्ट की बात करें कि एक व्यवसायी जिसके पास सिर्फ एक पोर्ट था, आज उसके पास 13 मेजर पोर्ट है और ये सब 2014 के बाद के। आज ये कंपनी देश की 30% पोर्ट कैपेसिटी कंट्रोल करती है और 40% इसके पास कंटेनर वॉल्यूम है। और सबसे मजेदार बात है कि ये सारी एक्विजिशन जो है वो विदाउट बिडिंग हुई है, या फिर जहां अगर बिडिंग होनी थी तो वहां से कंपटीशन ही गायब हो गया। कंप्यूटर का पता नहीं किस कारण से वो वैनिश हो जाता है। एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग केस था कृष्णापट्टनम का, कृष्णापट्टनम वो भी नहीं दे रहा था अपने पोर्ट को, प्राइवेट पोर्ट को। वहां इनकम टैक्स की रेड होती है, रेड होते ही वो पोर्ट भी अदानी को दे दिया जाता है। महाराष्ट्र में दिघी पोर्ट, वहां जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंसर्न है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वो बिड करने वाला था, लेकिन वो भी अचानक उसने भी अपना बिड वापस कर लिया। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये कोई और कंपनी को ये सहूलियतें क्यों नहीं है? इस तरह से कोई और दूसरी कंपनी अपने देश की क्यों नहीं कर सकती? ये किसके शह पे कर रही है? ये सवाल है जिसके लिए हम लोग जेपीसी की मांग कर रहे थे पार्लियामेंट में। इसी तरह से डिफेंस की बात करें तो जुलाई महीने में 4 से 6 तारीख के 2017 में मोदी जी इजराइल जाते हैं और वहां से आने के बाद आप ये देखिए कि अडानी जी का डिफेंस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके बावजूद उनको ड्रोन्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्मॉल आर्म्स के मैन्युफैक्चरिंग में, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में, इस सब में किसी लुक्रेटिव रोल्स में उनको डाल दिया जाता है। तो ये कैसे हो रहा है? कौन कर रहा है? क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? और जांच कौन करेगा? सरकार कर नहीं सकती क्योंकि सरकार खुद इसमें संलिप्त है। उसी तरह आपके बगल में पड़ोसी राज्य में झारखंड में एक थर्मल पावर प्लांट लगा। ये पावर प्लांट लगना था 2010 में, यूपीए ने साइन किया था एमओयू ढाका बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश में लगना था थर्मल पावर प्लांट। 2015 में मोदी जी बांग्लादेश गए और वहां तय किया उन्होंने कि ये प्लांट जो है बांग्लादेश की बजाय झारखंड के गोड्डा में लगेगा। मैं झारखंड से आता हूं तो मुझे मालूम है वहां पर जब कोई पावर कंपनी लगती है, पावर प्लांट लगता है, तो उसका जो कंडीशन ये होता है कि आप 25% पावर जो है वो अपने स्टेट को देंगे। उस क्लॉज को सरकार, भाजपा की सरकार के राज में हटा दिया गया। उसकी कोई मजबूरी नहीं है कि वो 25% वहां स्टेट को दे। और जब ये तय हुआ कि वहां पावर प्लांट लगेगा, सरकार चूंकि दोनों जगह डबल इंजन सरकार थी, ऊपर भी बीजेपी थी, नीचे भी बीजेपी थी, तो अडानी जी ने प्रपोजल दिया सरकार को कि ये पावर प्लांट जो है एसईजेड में लगाएंगे। एसईजेड में लगाने का फायदा ये था कि उनको टैक्स बेनिफिट मिलता। तो जब उन्होंने प्रपोजल किया कि एसईजेड से लगाया जाएगा, तो इसको जो बोर्ड है एसईजेड गाइडलाइंस की, उन्होंने मना कर दिया ये कहकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के कि ये जो है एसईजेड की गाइडलाइंस के का कॉन्फ्लिक्टिंग वो है आइडिया है, सो वी कैन नॉट अप्रूव इट। ये जनवरी 2018 की बात है। एक साल के बाद 25 फरवरी 2019 को बोर्ड ने इसको आश्चर्यजनक रूप से अप्रूव कर दिया।
तो ये आप ये ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कोई दूसरा व्यापारी अपने देश में ऐसा क्यों नहीं कर सकता। इसके अलावा कई बातें हैं, जैसे खास करके ऑस्ट्रेलिया जब ये गए प्रधानमंत्री जी वहां, और अडानी ग्रुप ने जाके वहां एमओयू साइन किया, तो तब वो एमओयू एसबीआई ने साइन किया था, और कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति की थी कि वहां एसबीआई के चेयरमैन साथ क्यों गए। तो तब एसबीआई के चेयरमैन ने कहा था, साइनिंग an MOU is not sanctioning a loan, but that was then. That was 2015. Recently, when we checked, they have already given $3 billion to Adani. Similarly, in Israel, they have recently, Adani, they अभी हाल फिलहाल हाइफा पोर्ट को अक्वायर किया है, जिसकी कीमत है 1.2 बिलियन। मुझे नहीं पता कि देश में और क्या कोई व्यवसाय नहीं, कोई व्यापारी नहीं जो कि नहीं खरीद सकता या उसको खरीदने का मौका नहीं मिलता। क्या कारण है कि एक व्यापारी की मोनोपोली इस तरह से सरकार खुद मदद कर रही है। उसी तरह से श्रीलंका का जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट था वो काफी समाचार में रहा, काफी सुर्खियों में रहा। अगर आप लोगों को ध्यान है तो वहां पे खुद इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के चेयरमैन ने कहा था that the Prime Minister Narendra Modi pressured President Gotabaya Rajapaksa, बाद में उन्होंने उनको रिजाइन भी करना पड़ा। तो ये प्रमाण है कि प्रेशर करके किस तरह से लोगों की मदद की जाती है, व्यवसाय की खास करके अपने मित्र की मदद की जाती है। तो इस तरह के तमाम उदाहरण हैं। मैं ज्यादा, आप सबको भी मालूम है, मैं मुख्य बातें आपको बताना चाहता था जिससे कि लोगों को समझ में आए, उनके मन में प्रश्न समझ में आए कि हम क्या कह रहे हैं। कि जाते जाते भी अब जो कि ये जो आखिरी बजट था इस एनडीए 2 का, मोदी 2.0 का आखिरी बजट था, उस बजट में भी जिसको कि हम मित्रकाल कहते हैं, उस मित्रकाल में भी जो अनाउंसमेंट है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से वो है $50 बिलियन इन ग्रीन हाइड्रोजन, $50 बिलियन इन ग्रीन हाइड्रोजन। और ये रेलेवेंट हो जाता है ये सरकार का घोषणा जब आपको ये पता लगे कि जून 2022 में अदानी ग्रुप ने कहा था कि वो ग्रीन एनर्जी में जो है खुद वो इंटरेस्टेड है और वो इन्वेस्ट करने वाला है। यूनियन कैबिनेट ने हैज अप्रूव्ड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विद एन आउटले ऑफ 19,744 करोड़। ये सरकार का आउटले प्लान है। और जो अदानी ग्रुप ने अनाउंस किया वो क्या है कि वो $50 बिलियन जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्रांस के साथ, टोटल एनर्जी के साथ वो इन्वेस्ट करेगी। इसी तरह से मित्रकाल में सरकार ने घोषणा की है कि वो 50 नए एयरपोर्ट्स लेगी, हेलीपोर्ट्स लेगी, एरोड्रोम्स बनाएंगी। देखना ये है कि इन प्रोजेक्ट्स का असल में फायदा किसे होता है, देश की जनता को, आपको, यहाँ बैठे हमारे साथियों को, या मोदी जी के पूंजीपति मित्र को। 3 सवाल दोबारा से दोहराता हूं आखिर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि क्या मजबूरी है मोदी सरकार की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन नहीं किया जा सकता, जबकि इस तमाम तरह की चीजों में जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, जब इस तरह के सवाल उठते हैं, जब देश की सरकार के ऊपर जो प्रश्न हो, प्रधानमंत्री खुद घेरे में हो, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो सबसे बड़ी कमेटी है देश की। और मोदी जी को इसलिए भी नहीं घबराना चाहिए, भाजपा को इसलिए भी नहीं घबराना चाहिए कि दोनों सदनों में उनका बहुमत है, उनके ही लोग होंगे, जांच कमेटी में उनके ही लोग होंगे, वो आराम, उनको किसी तरह का दबाव नहीं होगा, उनको सिर्फ सवाल लेने होंगे, तो विपक्ष के सवाल लेने होंगे। समस्या यह है कि वो सवालों से ही भाग रहे हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो ये जो आपको जानना चाहिए कि जो राउंड ट्रिपिंग का आरोप है, अदानी जी की कंपनी का जो इन्फ्लेटेड प्राइस है, जो क्रैश हुआ, उसमें जो ब्लैक मनी है, जो राउंड ट्रिपिंग का पैसा है, जो शेल कंपनी के पैसे लगे हैं तथाकथित रूप से, वो पैसा किसका है, वो कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है? किसी का तो पैसा है वो, और यही का पैसा है। किसके पास पैसा है? चुनाव में किसके पास पैसा आ रहा है? एडीआर की रिपोर्ट आई अभी
भाजपा को पिछले चुनाव में 950 करोड़ रुपए मिले हैं और कांग्रेस को 12% या 15% मिला है कंपैरिजन बाकी पार्टियों का है। ऐसा कहाँ है, किसका आता है? जो राहुल जी ने सवाल संसद में पूछा था वही सवाल है कि हु इज द रियल ओनर ऑफ द ब्लैक मनी बीइंग रूटेड टू इंडिया बाय ऑफशोर शेल कंपनीज। और उसी से संबंधित प्रश्न है, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, जो प्रधानमंत्री जी ने काला धन लाने की बात की थी वो भी इसी से संबंधित है। तीसरा सवाल ये पूछना चाहता था कि अदानी जी पर जो है वो सेबी के जांच के घेरे में है। खुद 19 जुलाई 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पार्लियामेंट में कहा था कि अदानी ग्रुप वाज अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर वायलेटिंग सेबी रेगुलेशन। इसके बावजूद इस कंपनी को जांच के घेरे में क्यों नहीं लगाया गया? अगर जांच चल रही है अब तक तो उसका क्या हुआ? हम जानते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है आज वो पूरी तरह से मोदी जी के नियंत्रण में है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीबीसी सब उनकी खुद की निगरानी में है और वो हर चीज का प्रयास, हर संस्था का प्रयास सत्य को छुपाने में करते हैं। पर हमें सिर्फ भरोसा नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि इस देश की मीडिया, इस देश की जनता जागरूक है और देर भी सही सत्य आप सबके सामने होगा। आप अपना काम निष्पक्षता से करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई एम हैप्पी टू टेक इट। I hope it was not very long. It was long. प्रेस कॉन्फ्रेंस का खास मकसद क्या है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खास मकसद है कि लोकतंत्र में मीडिया जो होता है वो विपक्ष के साथ होता है। ये मित्रकाल है, इसमें दुर्भाग्य से खास करके जो केंद्र की मीडिया है, राष्ट्रीय मीडिया है, वो सत्ता पक्ष के साथ ज्यादा देती है। तभी हम आज के मैं यहाँ हूँ और हमारे साथी देश के 25 राज्यों में अलग अलग जगह पे रहे। इससे ये होता है कि हमारी बात लोगों तक पहुंच जाती है आपके माध्यम से। चूंकि आप पर उतना अंकुश उनका नहीं चलता, आप पर निगरानी नहीं चलती उनकी, आप अभी भी अपनी बात निष्पक्षता से कह सकते हैं, आप पर उनका दबाव नहीं चलता। बाकी जो है वो तो सब मित्रों के भरोसे चल रहे हैं। इसलिए हम यहाँ आए हैं अपनी बात कहें कि देश के समक्ष 4 बड़े मुद्दे, 45 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, आर्थिक असमानता, 1% लोग 40% धन लेके बैठा हुआ है। आप मुझे बताइए कि आपके 2 लाख रुपए 2019 में, क्या 2023 में 19 लाख रुपए हो गए? किसी के हो गए? कर लेंगे आप? पर आपने आप अगर मोदी जी के निकट हो जाएं, अमित शाह जी के निकट हो जाएं, तो आपके भी हो जाएंगे। तो प्रश्न यही है, प्रश्न ये नहीं है जो सरकार आपसे पूछती है और आपको भटकाती है। प्रश्न सरकार इसलिए पूछती है क्योंकि सरकार का जो काम है वो जेब कतरे वाला काम है, वो वोट लेने का काम है। और इसी बात को राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा में लोगों के बीच पहुंचाया और लोगों से भी यही सवाल, यही संवेदनाएं मिलने सुनने को मिली, जिससे कि हमें विश्वास हुआ कि मुद्दे यही हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, आर्थिक असमानता मुद्दा है और ये चौथा मुद्दा यह है कि मोदी अदानी भाई भाई देश भेज के खाई मारे। 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसके पहले इतने सारे मुद्दे हैं, खास करके अदानी ग्रुप का जो स्कैम होगा है, तो क्या कांग्रेस का मूवमेंट अगला दिन क्या होगा? कांग्रेस का मूवमेंट तो ऐसा है मित्र कि आप खुद देख रहे हैं कि वी आर प्लेइंग बाय उदय। उदयपुर शिविर हुआ था, वहां से हमारा डिक्लेरेशन था भारत जोड़ो यात्रा का। वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हुआ हाथ से जोड़ो हाथ। वो उसमें जो ये मैसेज है, जो मैंने कहा, इस राहुल गांधी जी के मैसेज को, कांग्रेस पार्टी के मैसेज को लेके हम घर घर तक लोगों के तक जाएंगे अगले 2-3 महीने।
और यही अपना जो मेरा संदेश है इसको एम्पलीफाई करना है इन्हीं को, क्योंकि ये जनता के मुद्दे हैं। सरकार चाहेगी कि मुद्दे कुछ और हो, सरकार चाहेगी कि मुद्दा जो है वो चाइना के साथ झड़प हो, पाकिस्तान के साथ झड़प हो, अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर हो। राम मंदिर तो बनेगा, बना है, हजारों साल से इस देश में राम मंदिर है, पर आपके बच्चे को रोजगार मिलेगा क्या? उसको अस्पताल में स्वास्थ्य मिलेगा या क्या वो मंदिर के बाहर खड़ा होकर अपने भाग्य को पोषेगा? ये भविष्य तय करना है आने वाली जनरेशन को। वो लोग जो वोट देंगे, वो लोग जिन्होंने इस पिछले 8 साल 10 साल में इस सरकार को एक्सपीरियंस किया, वो लोग जिन्होंने इस देश का पिछला 30 साल देखा है कि हम 1991 के बाद जब इस देश की आर्थिक उन्नति शुरू हुई और जो गति हमने पकड़ी थी वो कहाँ जाए। ये प्रश्न के घर में ले जाना चाहते हैं। हाँ, ये संदेश है। यहाँ जब भारत जोड़ो, जब ये हाथ से जोड़ो हाथ कर चल रहा है ना, तो ये जो है वो संदेश है, उसमें चिट्ठी है राहुल जी का, और वो उसमें यही संदेश है कि कैसे अपनी जिम्मेवारी को समझना है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है, लोगों को जागरूक करना है। और इस आंदोलन में जो विपक्ष का आंदोलन है वो जनता का आंदोलन है। भारत जोड़ो यात्रा कितना विश्वास जीत पाएगी जनता? राज्य जोड़ो यात्रा जनता का विश्वास कितना जीत पाई है, इसका उत्तर मैं आपको ये कहूंगा कि जिन राज्यों से होकर के यात्रा गुजरी है उन राज्यों में यात्रियों का दृश्य याद कर लीजिए। मैंने रायचूर की यात्रा देखी है। मैं आपको बताऊं कि लोगों को बुलाया नहीं गया था, कोई पब्लिक रैली नहीं थी। इतवार का दिन था और लोग पता नहीं कैसे अपने आप से चले आए थे। लाखों लोग, मतलब हम 10 मंजिली बिल्डिंग पे खड़े होकर जितने दूर तक देख सकते थे, वीडियो पे आप लोगों ने देखा भी था। तो और वो मैं कर्नाटक की बात बता रहा हूँ, कर्नाटक के बाद के राज्यों में भी और आखिर में श्रीनगर में कि श्रीनगर को लेकर के आशंकित थे कि वहां पता नहीं कैसे, पर चोटियों पे बर्फ था पिघला हुआ। 10-10 किलोमीटर दोनों तरफ गांव की तरफ जो है पुलवामा के आसपास लोगों को रोका हुआ था। गांव से लोगों को सड़क पर नहीं आने दे रहे थे, हाईवे पे। उसके बावजूद लोग किरट पहन करके उनको बैरिकेड्स को जो है शांति तरीके से ही, लेकिन वो यात्री तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और जो पहुंच जा रहे थे वो राहुल जी को गले भी लगाते थे। तो बहुत ही उत्साहवर्धक था। और कहने की मतलब बात नहीं है, मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता कि जिस तरह का जन समर्थन मिला वो अप्रत्याशित था। वो शायद हम लोगों की भावनाएं समझने में चूक कर गए थे। लोग जो हैं वो परेशान हैं। लोग चाहता है कि उनकी समस्या का कोई निदान हो। लोग चाहता है कि उनका कोई हाथ पकड़े, कोई उनकी ताकत करे, कोई उनका आवाज बने। ये है कि नकार खाने में उनकी आवाज दब जाती है। उन्हें जरूरत थी एक सशक्त नेतृत्व की, एक सशक्त आवाज की। वो मुझे लगता है कि कांग्रेस देने में सफल होगी। प्रणब जी, लेफ्ट फ्रंट भी खास करके सीपीएम वो भी अदानी मुद्दे पे सवाल उठाया। क्या आप एक साथ मिलके इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं? देखिए, इस मुद्दे पर तो हम सब एक साथ हैं। खास करके जो आप पार्लियामेंट में देखते हैं सुबह जो लाइक माइंडेड पार्टीज की मीटिंग होती है, उसमें ना सिर्फ शरीक होते हैं जो अच्छे से कंट्रीब्यूट भी करते हैं, उसके बाद बाहर प्रोटेस्ट होता है गांधी स्टैचू पे, वहाँ भी होते हैं। कुछ पार्टियां हैं जो कि अंदर कुछ और होती हैं, बाहर कुछ और होती हैं, बगैर नाम लिए आप समझ जाए इशारे से। तो लेकिन ये बात है कि सीपीएम के बारे में खास तौर पे कहीं पर हमारे लोग विरोधी, कहीं सहयोगी हैं। हम सिर्फ इस बात का ध्यान रखते हैं कि कौन लोग हैं जो कि इस देश के संविधान में अपनी आस्था रखते हैं, कौन लोग हैं जो कि संविधान समझ सरकार चलाना चाहते हैं, कौन जनता की सरकार चलाना चाहते हैं और कौन सूट बूट की सरकार चलाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो सूट बूट सरकार के साथ हैं, बाकी जो है वो जनता की सरकार के साथ। ये तो चर्चा का विषय है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो आपका स्टैंड क्या है?
स्टैंड मेरे मित्र इसमें संविधान से अलग क्या हो सकता है? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular republic. इसका क्या करिएगा? आप हिंदू राष्ट्र के पक्ष में या विरोध में हैं? आप संविधान के पक्ष में या विरोध में, ये बताइए। प्रश्न आप मुझसे ये पूछ रहे हैं। लोगों का ये कहना जवाब है इस बात का, जो प्रस्तावना है इस देश के संविधान का, वही आपका जवाब है। आपके हर प्रश्न का वही जवाब। लोगों का कहना है कि संविधान में अब तक सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस के राज्य में हुआ है। एक सकारात्मक संशोधन हुआ है। देश की प्रगति के लिए संशोधन हुआ है। देश को सुदृढ़, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए संशोधन हुआ है, अवरुद्ध करने के लिए नहीं, विकृत करने के लिए नहीं। हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर अगर संशोधन होगा तो ये देश की प्रगति को अवरुद्ध करेगा। मैं आपके प्रश्न का जवाब मैंने प्रस्तावना से दे दिया कि देश का प्रस्तावना वही है, वही आत्मा है मूल देश की। उसके अलावा कुछ भी है तो वो कहीं नहीं सुना जाएगा। हिंदू राष्ट्र निर्माण के पक्ष में या विपक्ष में? वो आपको तय करना है। वो आपको तय बात कर रहा हूँ मैं सर। वो मेरे लिए प्रश्न ही नहीं है, वो आपको तय करना आप क्या चाहते हैं। আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ, সেটা হলো আমরা যেখানে আজকের এই অনুষ্ঠান করছি, আপনাদের প্রত্যেককে লিফলেট দিয়ে জানিয়েছি যে আমাদের প্রোগ্রামের নামটাই হচ্ছে মোদিজি রানীকে হ্যায় কোন, অর্থনৈতিক অবনতির প্রশ্ন, আমাদের কংগ্রেসের নীতির প্রশ্ন এবং আমাদের নেতা রাহুল গান্ধী ভাবছেন কিভাবে যে প্রশ্নগুলো পার্লামেন্টে তুলেছেন তাকে কেন্দ্র করে আমার মনে হয় একটু রেলিভেন্ট কোয়েশ্চেন হওয়াটাই অনেক সুলভকর। আমাদের রাষ্ট্রনীতি কংগ্রেসের যে আইডিয়া অফ ইন্ডিয়া সকলেই জানেন, সুতরাং বিভ্রান্ত করার কোনো জায়গা নেই। আপনারা পার্সোনালি যদি কোনো রেলিভেন্ট কোয়েশ্চেন প্রণবজিকে করতে চান করতে পারেন এবং পার্সোনাল গুণ যারা নেবেন তারা নিয়ে নিন প্লিজ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর অ্যাটেন্ডিং। থ্যাংক ইউ সো মাচ।